नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर ट्रांजिस्टर के बारे में और लगभग ट्रांजिस्टर से संबंधित अपने सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज मैं सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा कि जो भी ट्रांजिस्टर के 3 अभिविन्यास होते हैं जिसके अंतर्गत आप ये कहते हो कि निर्गत धारा या निवेशी धारा, निर्गत वोल्टता या निवेशी वोल्टता। जहाँ तक मेरा मानना है कि कुछ बच्चे बिना डायग्राम को देखे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी निर्गत धारा है, कौन सी निवेशी धारा है, कौन सी निर्गत वोल्टता है, कौन सी निवेशी वोल्टता है। तो आज सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि बिना डायग्राम को देखे आप कैसे पता लगाओगे कि निर्गत और निवेशी वोल्टता और धाराएं कौन कौन सी हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, उसके लिए सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो उत्सर्जक भाग होता है वो हमेशा अगर बायस के साथ ईबी संधि को हम कहते हैं कि अगर बायस में संयोजित रहते हैं तो उत्सर्जक जो भाग होगा वो हमेशा निवेशी परिपथ के लिए माना जाएगा, क्योंकि सबसे पहले धारा प्रवाह वहीं से शुरू होता है, उत्सर्जक से ही होल या इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं तो वहीं से करंट फ्लो होता है, यानी कि निवेश है वो वहाँ से स्टार्ट होता है, एक प्रकार से समझ सकते हो। तो निवेशी परिपथ में जो भी निवेशी धारा या वोल्टता होती है उसके अंतर्गत उत्सर्जन का रोल अहम होता है। इसी प्रकार से निर्गत की यदि मैं बात करूं तो संग्राहक जो भाग होता है वो मोस्टली निर्गत के लिए जाना जाता है और बच गया एक तीसरा भाग उभयनिष्ठ। तो अब अपने समझेंगे कि अपने पास 3 प्रकार के अभिविन्यास होंगे, तो उसमें निर्गत कौन सा होगा, निवेशी कौन सा होगा। सबसे पहले अपने बात करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अभिविन्यास के लिए। मैं सिंपल सी रामायण आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम समझेंगे कौन सा कि निवेशी धारा और आगे अपने साथ में देखेंगे निर्गत धारा कि निवेशी धारा कौन सी होगी और निर्गत धारा कौन सी होगी। सीबी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, अभिविन्यास की बात करते हैं, यानी कि जो आधार है वो कॉमन है, सीबी कॉन्फ़िगरेशन है। बी कॉमन हो गया तो बी का कहीं कोई जिक्र नहीं आना है। जो कॉमन भाग है उसके लिए धारा के 2 नाम, एक तो उभयनिष्ठ धारा कहलाएगी वो, और यहाँ पे आधार है तो ये आधार धारा भी बन जाएगी। तो यहाँ पे आधार का कहीं कोई जिक्र नहीं करना है। तो निवेशी और निर्गत में से एक तो होगा उत्सर्जक धारा और एक होगा संग्राहक धारा। तो उन दोनों में से कौन निवेशी और कौन निर्गत है, स्ट्रक्चर सिर्फ अपने माइंड में उसकी कल्पना कीजिए कि बी तो है वो कॉमन हो गया। तो निवेशी हम ये जानते हैं कि उत्सर्जक भाग है वो निवेशी होता है, तो उत्सर्जक धारा है वो निवेशी धारा होगी, आई ई यहाँ पे निवेशी धारा होगी। और जो निर्गत पार्ट होता है वो हमेशा संग्राहक वाला होता है, तो यहाँ पे आई सी है वो निर्गत धारा हो जाएगी। इसी प्रकार बी यदि कॉमन है तो यदि मैं निवेशी वोल्टता की बात करूँ तो निवेशी एक तो ई पार्ट है और साथ में कॉमन कौन है, बी है। ओके, इसी प्रकार से वोल्टता, निर्गत वोल्टता की बात करें तो बी तो कॉमन है, निर्गत के लिए सी यूज होना है, तो बी तो दोनों में कॉमन है, निवेशी के लिए ई होगा और निर्गत के लिए सी होगा। इसी प्रकार से सेकंड अपने पास कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन ई मीटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अभिविन्यास। तो कॉमन ई मीटर के लिए आप कैसे पहचान करोगे कि निवेशी धारा और वोल्टता और निर्गत धारा और वोल्टता कौन सी होंगी। इसमें कॉमन कौन हो गया, कॉमन ई मीटर हो गया। अब बच गई अपने पास 2 धाराएं। तो ई मीटर के लिए, कॉमन के लिए इस ई मीटर वाली धारा के 2 नाम होंगे, एक तो उत्सर्जक धारा हो गई आई ई, और एक इसी धारा को हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ धारा कहेंगे, क्योंकि ई मीटर है वो कॉमन है। अपनी बात कर रहे हैं निवेशी और निर्गत की, तो एक तो निवेशी धारा बची और एक निर्गत बची, और धारा अन्य 2 कौन सी बच गई, एक तो बच गई आधार धारा और एक बच गई संग्राहक धारा। इन दोनों में से एक निवेशी और एक निर्गत है। निर्गत कौन सा होता है, संग्राहक हमेशा निर्गत में आता है। कौन सा आता है, संग्राहक। तो फिर कॉमनली क्या बचा, आधार बचा, आधार धारा बची, तो वो किस में आ जाएगी, निवेशी में। तो इसके लिए जो निर्गत होता है वो संग्राहक होता है, तो निवेशी फिर कौन बचेगा, आई बी बचेगा। आई ई का कहीं कोई जिक्र नहीं आना है क्योंकि ई तो कॉमन है दोनों के लिए। अब वोल्टता की बात करूं तो भाई वोल्टता वी बी है, यहाँ पे सी सी है जी, दोनों में ई कॉमन है। ये हो गई वोल्टता वी ई और ये हो गई वोल्टता सी ई। तो ये हो गई निवेशी और निर्गत वोल्टता और धारा। तीसरा अपने पास कॉन्फ़िगरेशन बचता है सी सी कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद करता हूँ आप खुद से इसको सोचोगे और समझोगे और फिर देखो क्या मान आता है। कॉमन कौन है, कॉमन उत्सर्जक है, सॉरी संग्राहक है। तो संग्राहक का कोई जिक्र नहीं होगा, संग्राहक यहाँ पे उभयनिष्ठ धारा हो चुकी है।
अब दो धाराएं बच गई, आधार उत्सर्जक। इनमें से एक निर्गत होगी, एक निवेशी होगी। अब निवेशी कौन सी होगी? जो उत्सर्जक भाग होता है वो हमेशा निवेशी के लिए होता है, तो यहाँ पे निवेशी धारा है वो उत्सर्जक धारा बचेगी। तो फिर निर्गत में कौन सी बची? बच गई केवल एक आधार धारा। तो उत्सर्जक धारा है वो कौन सी हो जाएगी? निवेशी धारा हो जाएगी। और जो आधार धारा होगी वो कौन सी हो जाएगी? निर्गत धारा हो जाएगी। तो यहाँ पे निवेशी की बात करूँ तो IE होगा और निर्गत की बात करूँ तो IB होगा। इसी प्रकार वोल्टा की बात करें तो जी E के लिए E और B के लिए B, और दोनों में कॉमन कौन है? C कॉमन है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि आपको बिना डायग्राम देखे या बनाए आप आसानी से बता पाओगे कि भी कौन से कॉन्फ़िगरेशन में निवेशी धारा और वोल्टता कौन सी है, निर्गत धारा और वोल्टता कौन सी है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि जो कॉमन होता है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं आएगा, वो न तो निवेशी में होगा न निर्गत में होगा, और बचेंगे अपने पास दो धाराएं। वो धाराओं में से एक निर्गत होगी और एक निवेशी होगी। उनमें से जो उत्सर्जक है वो निवेशी में आएगा और उनमें जो जो संग्राहक है वो निर्गत के अंदर आ जाएगा। तो वेरी सिंपल पहचान हो जाएगी। अब अपने आगे बढ़ने से पहले आगे अपने बात करने वाले हैं वैसे डायोड की तार्किक गेट की यानी कि लॉजिक गेट की अपने बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अब थोड़ा सा अंकीय संकेतों को समझ लेते हैं कि अंकीय संकेत कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसके रूप होते हैं। उसके बाद अपनी बात करेंगे लॉजिक गेट की, जो कि इस लेसन का एक इम्पोर्टेंट और अलग हटके ही एक टॉपिक है। तो आइए बात करते हैं अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी की, जिसके अंतर्गत अपने अंकीय संकेत को समझेंगे। ये अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी क्या होती है? अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है, जिसके अंतर्गत अंकीय संकेतों का अध्ययन किया जाता है। और जो अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी होती है उसके अंदर जो संकेत होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। पहला संकेत होगा अनुरूप संकेत और दूसरा संकेत होगा अंकीय संकेत। अनुरूप संकेत कौन से होते हैं? अनुरूप संकेत वे संकेत होते हैं जिसका परिमाण व दिशा दोनों ही समय के सापेक्ष सतत रूप से परिवर्तित होती है। जैसे ऐसा कुछ सिस्टम है, तो ये जो संकेत होंगे वो अनुरूप संकेत होंगे। इसका परिमाण और डायरेक्शन ये दोनों ही समय के सापेक्ष चेंज हो रहे हैं। परिमाण तो आप देख पा रहे हो कम ज़्यादा हो रहा है, डायरेक्शन आधे चक्कर में तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और आधे चक्कर में ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इन संकेतों की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और इसका परिमाण भी चेंज हो रहा है। तो ये संकेत है वो क्या होंगे? अनुरूप संकेत होंगे। अंकीय संकेत कौन से संकेत होते हैं? अंकीय संकेत वे संकेत होते हैं जिनका परिमाण व दिशा समय के सापेक्ष चेंज तो होती है, लेकिन वो सतत रूप से नहीं होती, वो स्पंद रूप से या विविक्त रूप से परिवर्तित होती है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि अपने पास कुछ इस प्रकार का संकेत है जिसमें ये कुछ समय तक तो हाई है, फिर एकदम से लो पे है, फिर एकदम से हाई पे, फिर एकदम से लो पे है, और कुछ समय तक ये नियत भी बना हुआ है। तो इस प्रकार के जो भी संकेत होंगे वो कौन से होंगे? वो अंकीय संकेत होंगे। यानी कि अंकीय संकेत वे संकेत होते हैं जिसका परिमाण व दिशा समय के सापेक्ष विविक्त रूप से यानी कि स्पंद रूप से टुकड़ों में परिवर्तित होती है, जबकि सतत रूप से परिवर्तित नहीं होती है। अंकीय संकेत के रूप में दो अंकों का यूज होता है, एक तो होता है 0 और एक होता है 1। अब 0 निम्नतम संकेत को यानी कि संकेत के न्यूनतम मान को प्रदर्शित करेगा, और 1 जो होगा वो संकेत के अधिकतम मान को प्रदर्शित करेगा। और एक प्रकार से ये बाइनरी कोड भी कहलाते हैं, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है, बाइनरी लैंग्वेज में इसको काम में लेते हैं। तो 0 और 1 का मतलब क्या हो गया? जैसे कि अपने पास एक बैटरी है, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो 1 से रिप्रेजेंट होगा और जो
नेगेटिव टर्मिनल होगा वो 0 से रिप्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा उच्च विभव का होता है, इसीलिए उच्च विभव के कारण 1 का रिप्रेजेंटेशन होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो निम्न विभव पे होता है, अतः ये किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा? 0 से रिप्रेजेंट होगा। तो जो भी धारा या वोल्टता जो भी संकेत है, उच्च मान है तो वो 1 से रिप्रेजेंट होंगे, न्यूनतम मान है तो वो 0 से रिप्रेजेंट होंगे। तो ये भाई उच्च मान है तो ये 1 से रिप्रेजेंट हो जाते हैं, जबकि ये जो मान होते हैं वो 0 से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है अंकीय संकेत। और अब अपने आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में, उसके अंतर्गत अंकीय संकेतों का ही यूज होगा। तो मोस्टली ध्यान रखना कि जहां भी हमें उच्चतम मान मिलेगा वहां पे 1 रिप्रेजेंटेशन होगा, वो जहां हमें मान नहीं मिलेगा या न्यूनतम मान मिलेगा वहां पे हम इसको 0 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कुल मिलाकर के यदि मैं सीधे से शब्दों में ये कह दूं कि मान लो अपना बल्ब जल रहा है, प्लग में लगा हुआ है वायर, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब बल्ब को वोल्टता मिल रही है, तो भाई वो 1 से रिप्रेजेंट होने वाली है। 1 का मतलब बल्ब है वो दीप्त अवस्था में है। यदि बल्ब नहीं जल रहा है मतलब उसके लिए वोल्टता नहीं है, वोल्टता ड्रॉप 0 है उसके लिए, यानी कि उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो उच्चतम मान के लिए 1 और न्यूनतम मान के लिए 0। तो अब अपने बात करते हैं आगे चल के ये लॉजिक गेट क्या होते हैं, यानी कि तार्किक द्वार क्या होते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है तार्किक द्वार, यानी कि लॉजिक गेट। तार्किक द्वार या लॉजिक गेट क्या होगा? तार्किक द्वार यानी कि लॉजिक गेट अपने आप में एक कंप्लीट परिपथ होता है जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जुड़े होते हैं, और ये कंप्लीट परिपथ इनपुट भी लेगा यानी कि संकेतों को लेगा, और ये आउटपुट भी देगा यानी कि संकेतों को प्रदान भी करेगा, निर्गत भी होगा। तो इसके लिए निवेशी भाग भी होता है, इसमें निर्गत भाग भी होता है। लेकिन ये हमें आउटपुट तभी देता है जब इसकी आवश्यक शर्तें पूरी हो जाती है। इसकी कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के पश्चात ही ये हमें आउटपुट देता है, अदरवाइज ये हमें आउटपुट है वो 0 देता है, यानी कि आउटपुट एक प्रकार से देता ही नहीं है। तो इसको बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अपने घरों में जो इन्वर्टर सिस्टम होता है वो भी एक प्रकार का लॉजिक गेट ही है, तार्किक द्वार ही है। अब उसकी शर्त क्या होती है? इन्वर्टर से हमें लाइट कब मिलेगी, संकेत कब मिलेगा? जब इन्वर्टर को संकेत नहीं मिल रहा है, यानी कि इन्वर्टर को लाइट नहीं मिल रही है, उस केस में इन्वर्टर अपने घरों में पावर सप्लाई देता है। मतलब कि पोल से यानी कि खंबे से आने वाली जो भी लाइट है इन्वर्टर को नहीं मिल रही है, उस केस में इन्वर्टर है वो अपने घरों के लिए आउटपुट देगा। और यदि पोल से आने वाली लाइट है वो इन्वर्टर को मिल रही है, उस केस में इन्वर्टर बैटरी को केवल चार्ज करता है, वो घरों में पावर सप्लाई नहीं देता। तो यहाँ पे इन्वर्टर के लिए आवश्यक शर्त ये हो गई कि उसको इनपुट नहीं मिलना चाहिए तो ही वो आउटपुट देगा। तो वो भी एक प्रकार का कंप्लीट लॉजिक गेट ही है एक प्रकार से, जो कि नोट गेट है जिसको हम आगे समझने वाले हैं। इसी प्रकार से तार्किक द्वार होता है वो कंप्लीट एक विद्युत परिपथ होता है जिसकी आवश्यक शर्त होती है, और वो आवश्यक शर्त पूर्ण होने पर ही हमें वो निर्गत संकेत प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत केवल और केवल एक ही आउटपुट होता है। एक का मतलब 1 नहीं, मतलब एक ही सोर्स होता है आउटपुट के लिए, मतलब एक ही वायर होता है आउटपुट के लिए, जबकि इनपुट के लिए एक या एक से अधिक सोर्स हो सकते हैं, यानी कि इनपुट है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि आउटपुट है वो केवल और केवल एक ही होता है। तो तार्किक द्वार वह विद्युत परिपथ होता है जो आवश्यक शर्तें पूर्ण होने पर ही हमें निर्गत संकेत प्रदान करता है, और इसमें केवल और केवल एक ही आउटपुट होता है, जबकि इनपुट है वो एक से अधिक हो सकते हैं। और ये जो लॉजिक गेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला लॉजिक गेट होता है और गेट, दूसरा लॉजिक गेट होता है एंड गेट, और तीसरा लॉजिक गेट होता है नोट गेट। 3 प्रकार के लॉजिक गेट हमें पढ़ने हैं। अब इन 3 प्रकार के लॉजिक गेट में हम पढ़ने वाले क्या क्या है, किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखेंगे इसकी परिभाषा को, दूसरा अपने देखेंगे इसके प्रतीक चिन्ह को, तीसरा अपने समझेंगे बूलियन व्यंजक यानी कि इसकी समीकरण, चौथा अपने देखेंगे इसके लिए सत्यापन सारणी यानी कि ट्रूथ टेबल, पांचवा अपने इसके लिए समझने वाले हैं विद्युत परिपथ द्वारा
इनका हमें प्रायोगिक सत्यापन करना होगा, प्रयोग करके हमें इसको सिद्ध करना होगा। तो इसका अपने प्रायोगिक सत्यापन भी करने वाले हैं। और छठा इसका फाइनल टॉपिक होगा विद्युत परिपथ द्वारा इसकी प्राप्ति करेंगे, मतलब कि ये गेट बनते कैसे हैं, क्या क्या इसमें जुड़ा होता है, वो उसको हम चेक करने वाले हैं। तो ये 6 टॉपिक हैं, वो इन तीनों के अंदर हमें बारी बारी से समझने होंगे। तो सबसे पहले अपने चलेंगे OR गेट के पास, और OR गेट के लिए इन 6 टॉपिकों को अपने समझने वाले हैं। तो जी अपने पास पहला गेट है OR गेट। ये OR गेट होता क्या है? OR गेट वह लॉजिक गेट होता है जिसमें एक से अधिक इनपुट होते हैं, यानी कि कम से कम 2 तो होंगे, 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, जबकि आउटपुट हमें केवल एक ही प्राप्त होता है, और यह संयोजन की प्रक्रिया पे आधारित होता है। तो उस गेट को अपने क्या कहेंगे? OR गेट कहने वाले हैं। अब इसके लिए अपने प्रतीक चिन्ह की बात करें कि OR गेट का प्रतीक चिन्ह कैसा होगा, तो भाई OR गेट का प्रतीक चिन्ह वो कुछ ऐसा होता है। ये OR गेट का प्रतीक चिन्ह होगा। ये यहाँ पे टर्मिनल होंगे, कम से कम 2 होने चाहिए जो कि इनपुट के लिए होंगे, और ये जो टर्मिनल होगा वो केवल और केवल एक ही होगा जो कि आउटपुट के लिए होगा। अब ये आउटपुट हमें किस रूप में प्रदान करेगा? ये हमें आउटपुट देगा इन दोनों के संयोजन के आधार पे, क्योंकि OR गेट है वो संयोजन की प्रक्रिया पे, यानी कि जोड़ने की प्रक्रिया पे आधारित होता है। तो हमें आउटपुट मिलेगा A + B के रूप में। यानी कि पहली बात तो ये केसेस में क्लियर कर दूं कि लॉजिक गेट में जो भी इनपुट और आउटपुट होंगे, जो भी संकेत होंगे, वो अंकीय संकेत होंगे, यानी कि 0 और 1 से उनका रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। तो या इनपुट है वो भी 0 और 1 के रूप में होंगे, और आउटपुट है वो भी 0 और 1 के रूप में होंगे। और यहाँ पे आप जो भी इनपुट देते हो उनको जोड़ के आप यहाँ पे आउटपुट प्राप्त करोगे। और यहाँ पे ये जो आपको समीकरण प्राप्त हो रही है y = A + B, वो इसका बूलियन व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाएगा? बूलियन व्यंजक। तो यहाँ पे बूलियन व्यंजक है वो इसका क्या बन जाएगा? y = A + B बन जाएगा, जहाँ y आउटपुट हो गया, यानी कि निर्गत संकेत हो गया, और A और B यहाँ पे क्या है? निवेशी संकेत हैं। अब बात करें इसके सत्यापन सारणी की, कि इसकी सत्यापन सारणी किस प्रकार से होगी। सत्यापन सारणी बनाने के लिए आपके पास जितने भी इनपुट हैं और जितने भी आउटपुट हैं वो सारे के सारे उसके अंदर आने वाले हैं सत्यापन सारणी में। तो सबसे पहले मैं अपने बात करूं तो जी अपने बात करेंगे निवेशी संकेत, और साथ में अपने बात करेंगे निर्गत संकेत, कि निर्गत संकेत किस प्रकार से मिलेगा। आप पूरा मन लगा करके एक गेट को समझ लो, आगे बाकी जो बचे हुए 2 गेट हैं वो आपको अपने आप ही समझ में आते जाएंगे। तो अपने पास निवेशी संकेत है वो 2 प्रकार के हैं, एक तो A है और एक B है। तो यहाँ पे जो निवेशी संकेत होंगे वो 2 बनेंगे, A और B। ओके, लेकिन निर्गत संकेत केवल एक ही है जो कि Y है, और वो प्राप्त कैसे होगा? A + B से प्राप्त होगा। ओके, तो ये अपने पास टेबल तैयार हो चुकी है, इसको अपने फिलअप करना है। अब अपने पास इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, मैंने कहा कि अंकीय संकेत काम में लेने, अंकीय संकेत है वो 2 हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो आप क्या करोगे? बारी बारी से इनको 0 और 1 प्रदान करोगे। तो 0 और 1 जब आप इसको प्रदान करोगे ना, तो जैसे कि आपने A को 0 दिया, B को भी 0 दिया, तो A को आपने कितना दिया? 0, B को भी कितना दिया? 0 दिया। ओके, एक केस ये भी उत्पन्न हो सकता है कि A को आपने 0 दिया लेकिन B को आपने 1 दे दिया। एक केस ये भी उत्पन्न हो सकता है कि आपने A को 1 दे दिया जबकि B को 0 पे रखा, संभावना बन सकती है। और एक केस ये भी बन सकता है कि दोनों को अपने 1 और 1 मान प्रदान कर दें। कुल मिलाकर के जब इनपुट अपने पास 2 होंगे और हम इसको 0 और 1 के रूप में डिवाइड या इसको प्रदान करने की कोशिश करें तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। हो सकता है दोनों के पास 0 0 हो सकता है दोनों के पास ही 1 1 हो, और ये भी हो सकता है कि एक बार इसके पास 0 इसके पास 1 हो, और अगली बार ये हो सकता है कि इसके पास 1 और इस नीचे वाले के पास 0, यानी कि कुल मिलाकर के 4 संभावनाएं बनती हैं। इनकी इनपुट है वो 4 प्रकार से हम दे सकते हैं। आउटपुट कैसा मिलेगा? जोड़ना है, 0 0 0, 1 और 0 को जोड़ा 1, 1 और 1 उच्च संकेत को रिप्रेजेंट करेगा, उच्च संकेत को रिप्रेजेंट करेगा। उच्च में उच्च जोड़ोगे तो उच्च ही प्राप्त होगा।
होगा। ऐसा नहीं कि 1 और 1 आप 2 कर दोगे, 2 कहीं काम में नहीं आने वाला है। उच्च के लिए 1 और निम्न के लिए 0। तो उच्च संकेत में आप उच्च संकेत को ऐड करोगे तो हमें उच्च संकेत ही प्राप्त होगा, यानी कि 1 और 1 में ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा जी। ये इसके लिए क्या होगी, ये इसके लिए सत्यापन सारणी होगी। आपको बस ये कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से बनने वाले और कितने कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे 4 बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और उसके आधार पे अपने आउटपुट है वो प्रदान कर सकते हैं। अब अपने जो नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है वो ये आता है कि और गेट जो कि संयोजन की प्रक्रिया पे आधारित होगा, उसको हम किसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रायोगिक सत्यापन करके दिखाएंगे कि वास्तव में होगा क्या। इसको मोटा मोटी तौर पे समझने के लिए अपने प्रायोगिक सत्यापन की एक विद्युत परिपथ की व्यवस्था होगी, जिसमें अपने एक बैटरी लेंगे, एक बल्ब लेंगे, और बल्ब कब जलेगा कब नहीं जलेगा, कब स्विच ऑन है ऑफ है, उस प्रकार का कुछ एक सर्किट बना करके हमें इसको सत्यापित करना है। तो नेक्स्ट अपने पास होगा इसके लिए क्या, प्रायोगिक सत्यापन। कुल मिलाकर के एक बैटरी है कुछ ऐसे। यहां पे मैंने क्या किया कि 2 स्विच लगा दिए और यहां पे मैंने एक बल्ब लगा दिया। ओके, एक स्विच का नाम मैंने ए दे दिया और एक स्विच का नाम मैंने बी दे दिया। आपको सत्यापन सारणी याद है, इनपुट ए था आउट और दूसरा बी था, जबकि आउटपुट वाई था। कॉम्बिनेशन थे 4, 0 0 0 1 1 0 1 1 और आउटपुट 0 1 1 1। ये सिस्टम था। इस सत्यापन सारणी को आप इसके द्वारा सत्यापित करो, प्रूफ करो इस डायग्राम के द्वारा कि यहाँ पे इनपुट है ए और बी, वो ये रहे, आउटपुट है वो ये रहा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए को 0 पे रखो और बी को 0 पे रखो। यहाँ पे 0 स्विच के लिए 0 और 1 होने का मतलब होगा कि स्विच यदि ऑफ है तब तो 0 और स्विच यदि ऑन है उस केस में 1। ए को 0 पे रखना है मतलब स्विच को ऑफ रखना है, तो ए है उसको अपने 0 पे रखा, बी को भी 0 पे रखा, ये भी स्विच ऑफ है ये भी स्विच ऑफ है। तो स्विच ऑफ हो गया तो क्या ये बल्ब जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। और बल्ब नहीं जलेगा यानी कि वोल्टा ड्रॉप है वो 0 है, तो y का मान कितना बनेगा फिर 0, यानी कि a और b को 0 0 पे रखोगे y का मान कितना आएगा 0 आने वाला है। ओके, अगले अपने कंडीशन की बात करें तो a का मान जब 0 है और b का मान अपने कर दिया कितना 1 कर दिया, उस केस में क्या होगा, a का मान 0 b का मान 1, यानी कि जो B वाला टर्मिनल है यानी कि स्विच है वो ऑन है, मतलब इसमें से करंट फ्लो होगा। करंट यहाँ से जाएगा इस प्रकार से और यहाँ से होते हुए करंट है वो बल्ब को मिलेगा, तो ये परिपथ पूर्ण होगा, बल्ब जलेगा, यानी कि यहाँ पे वोल्टा ड्रॉप होगा, उच्चतम वोल्टता मिलेगी, y का मान है वो 1 आएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 0 और 1 की कंडीशन में y का मान कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब तीसरी शर्त की बात करें तो a को 1 पे रखो, B को कितने पे रखो 0 पे रखो। उस केस में क्या होगा भाई, ये B तो स्विच ऑफ है, B वाला स्विच तो ऑफ है, लेकिन A वाला ऑन है, तो क्या बल्ब को लाइट मिलेगी, क्या बल्ब जलेगा। यहाँ से चलते हैं तो जी करंट है वो यहाँ A से होते हुए आगे पास हो जाएगा जी, बल्ब बिल्कुल जलने वाला है। बल्ब जलने वाला है तो भाई इसका y का मान कितना हो गया, y का मान 1 हो जाएगा, यानी कि बल्ब जलेगा। अब अगली शर्त की बात करें तो जी इस बार तो दोनों ही स्विच हैं वो ऑन है, तो निश्चित रूप से करंट इसको मिलने वाला और बल्ब वो जलने वाला है। तो यहाँ शर्त ये हो गई कि भाई जब भी ये मान इनपुट आप इसके अकॉर्डिंग देते हो तो ठीक ठीक ये आउटपुट हमें प्राप्त होते हैं। 1 होने का मतलब ये हो गया कि बल्ब जला है और 0 होने का मतलब ये होगा कि बल्ब नहीं जला है, यानी कि ये जो सत्यापन सारणी है वो स्टिक हमें प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए ये जो परिपथ है वो बिल्कुल सही होगा। अतः प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए आपको ये सर्किट बनाना होता है। अब अपने इसका फाइनल टॉपिक आता है क्या, वो होगा विद्युत परिपथ द्वारा इसकी प्राप्ति, यानी कि अपने ऐसा कौन सा परिपथ ले, किस प्रकार से इसमें कौन कौन सी युक्तियां जोड़ें कि हमें
और गेट प्राप्त हो जाए तो परिपथ क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा विद्युत परिपथ द्वारा और गेट की प्राप्ति। जब अपने ये काम करने वाले हैं तो उसके पीछे का बेसिक क्या होगा, फंडा क्या होगा, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं जी। अपने पास एक बल्ब है, इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव समझ लो, यानी कि इसके दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया, ठीक है जी। ये बल्ब कब जलेगा? ये बल्ब तब जलेगा जब इसका एक वायर तो अपने घरों में जो करंट का तार है उससे जुड़ा होना चाहिए और उसका दूसरा वायर है वो अर्थ वाले भाग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि ये अपने पास जो बैटरी है उसमें एक भाग ये इससे जुड़ेगा और एक भाग ये इससे जुड़ेगा तो ये बल्ब जलेगा। मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, तो इसके सिरों पे वोल्टा ड्रॉप यानी कि विभवांतर है वो 5 वोल्ट का होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है यानी कि उच्च विभव पे और ये माइनस है यानी कि निम्न विभव पे है। और 5 वोल्टता केवल और केवल पॉजिटिव वाले के पास रहती है, यानी कि ये जो प्लस वाला विभव पॉइंट है ना, इसका विभव 5 वोल्ट है और माइनस वाले टर्मिनल का विभव है वो 0 वोल्ट है और दोनों का विभवांतर है वो कितना है? 5 वोल्ट। एक्चुअल में जो भी बैटरी की वोल्टता होती है वो उस बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी कि उसका विभवांतर होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप यानी कि विभवांतर यानी कि वोल्टता कितनी है बैटरी की? 5 वोल्ट है। तो ये बल्ब अब जलने वाला है और इसके सिरों पे भी वोल्टता ड्रॉप यानी कि विभवांतर कितना होगा? 5 वोल्ट होगा। लेकिन और हाँ, ऐसा करने पर इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक टर्मिनल तो 1 पे जुड़ा हुआ है, किसका? बल्ब का, और एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है 0 पे, यानी कि बल्ब के सिरे 0 और 1 दोनों टर्मिनल पे जुड़े हुए हैं तो ये बल्ब जल रहा है। यदि अपने ऐसा कह देते कि भाई इस पॉइंट को मैं सीधा दोनों ही वायर को यानी कि बल्ब के दोनों टर्मिनल को मैं 0 वाले पे अर्थ वाले तार में जोड़ दूं तो ये बल्ब नहीं जलने वाला। क्यों? क्योंकि भाई उस केस में बल्ब का ये जो पॉइंट है वो 0 विभव पे है यानी कि निम्न विभव पे, और ये पॉइंट है वो भी निम्न विभव पे है। यहाँ 0 विभव माइनस 0 विभव, विभवांतर कितना हो गया? 0 हो गया। तो वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल 0 हुआ, यानी कि ये बल्ब जलने वाला नहीं है। इसी प्रकार यदि आप इसको 5 वोल्ट वाले करंट वाले तार से जोड़ देते हो इसके दोनों सिरों को, बल्ब के सिरों को, तो भी नहीं ये बल्ब जलने वाला है। कुल मिलाकर के बात ये होगी कि यदि अपने कोई भी युक्ति हो, यहाँ तो अपने बल्ब को एग्जाम्पल के तौर पर समझा है, कोई भी युक्ति हो उसका एक वायर तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए और दूसरा वायर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, तभी वह युक्ति काम करती है, अदरवाइज वो काम नहीं करती है। तो कुल मिलाकर के शॉर्ट एंड स्वीट बात ये हो गई कि भाई उस युक्ति का एक पॉइंट है वो 1 पे होना चाहिए और एक पॉइंट है वो 0 पे होना चाहिए। ओके, अब इसका दूसरा बेसिक क्या होगा? आपको किसी ने ये कह दिया कि भाई ये टर्मिनल है वो 1 पे है और ये बल्ब है वो दीप्त अवस्था में है, जलेगा, जल रहा है, मतलब प्रकाश प्रदान कर रहा है, तो ये टर्मिनल कौन से पॉइंट पे होगा? ये निश्चित रूप से 0 पे होगा। बल्ब के जलने का मतलब ये होता है कि उसका एक टर्मिनल 1 होता है, 1 पे होता है, उच्च विभव पे होता है, और दूसरा टर्मिनल निम्न विभव पे होता है, ये उसके जलने का मतलब होता है। और किसी ने यदि ये कह दिया कि ये अदीप्त अवस्था में है और इसका एक टर्मिनल 1 पे है, तो दूसरा टर्मिनल भी निश्चित रूप से 1 पे ही होगा, ताकि इनके लिए जो वोल्टा ड्रॉप है वो 0 आ जाए, यानी कि वो न जलने की कंडीशन में हो। तो अदीप्त अवस्था में आने का मतलब होता है बल्ब नहीं जलता है। इसका मतलब होता है कि बल्ब के दोनों ही टर्मिनल समान विभव पे हैं, या तो वो दोनों 0-0 पे हैं या वो दोनों 1-1 पे हैं। और यदि कोई ये कहता कि बल्ब नहीं जल रहा है, इसका एक टर्मिनल 0 पे है, तो दूसरा कितने पे होगा? तो दूसरा भी निश्चित रूप से कितने पे होगा? 0 विभव यानी कि निम्न विभव पे होगा, ताकि इन दोनों के मध्य जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना बना रहे? 0 बना रहे। यदि हम ये कह देते कि हाँ ना जी ये तो 1 पे होगा, 1 पे होने का मतलब ये हो गया कि इसका एक टर्मिनल उच्च विभव पे है और एक टर्मिनल निम्न विभव पे है, उस केस में ये बल्ब जलने वाला है, दीप्त अवस्था में आता है, फिर वो अदीप्त में नहीं रहता है। तो अदीप्त में आने का सीधा सा मतलब ये होता है कि बल्ब के दोनों टर्मिनल या उस युक्ति के दोनों टर्मिनल या तो उच्च विभव पे हैं या निम्न विभव पे हैं, कुल मिलाकर के वो दोनों सेम विभव के ऊपर हैं। और यदि वो दीप्त अवस्था में है वो युक्ति, या फिर जो कार्य कर रही है वो वर्किंग में है वो युक्ति, इसका मतलब वो का एक टर्मिनल है वो निम्न विभव पे है और दूसरा टर्मिनल है वो उच्च विभव पे है। तो ये ध्यान रखना कि दीप्त है तो 0 और 1 टर्मिनल होंगे, और अदीप्त है वो बल्ब तो समान टर्मिनल होंगे, वो 0-0 भी हो सकते हैं और वो 1-1 भी हो सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने विद्युत परिपथ के पास।
तो इसके विद्युत परिपथ में दो डायोड लगे होंगे कुछ इस प्रकार से। एक डायोड तो ये हो गया जिसका नाम आपने D1 दे दिया, दूसरा डायोड है वो यहाँ पे संयोजित रहता है जिसका आपने नाम दे देंगे D2, और यहाँ पे ये दो टर्मिनल होंगे वो अपने यहाँ पे इनपुट के रूप में काम आएंगे जिसका अपने नाम देंगे A और B, और इन दोनों डायोड को हम आपस में संयोजित कर देते हैं। फिर यहाँ पे अपने एक लोड प्रतिरोध लगा होता है जिसको अपने यूँ कह सकते हैं कि मान लो हमने एक बल्ब लगा दिया, ऐसी एक सिचुएशन है, और इसके नीचे वाले इस भाग को हमने कर दिया ग्राउंडेड। ये सिंपल सी थ्योरी होगी, यानी कि सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा किसका, OR गेट का। मतलब ये काम कैसे करने वाला है, तो अपने पास जो ट्रुथ टेबल था जो कि आपको याद है y बराबर a प्लस बी से निकलना है, तो इन दोनों का मान 0 0 हो सकता है, फिर ये 0 1 हो सकता है, ये 1 0 हो सकता है, और ये 1 1 हो सकता है। तो y का मान कितना संयोजन करना है, जोड़ना है, जोड़ोगे तो 1 और 1 को जोड़ोगे यानी कि यहाँ पे उच्च संकेत हमें प्राप्त होगा, यानी कि 1 रिजल्ट आने वाला है। ऐसा अपने पास एक ट्रुथ टेबल था, सत्यापन सारणी था। अब इस सत्यापन सारणी को हमें सिद्ध करना है कि इनको जोड़ने पे ये आता है, इनको जोड़ने पे ये आता है, लाइकवाइज ये रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। और एक बात और बता दूं मैं कि यहाँ पे जो भी इनपुट होंगे A और B, और यहाँ पे ये जो आउटपुट हमें मिलेगा Y, वो अंकीय संकेत में होंगे, मतलब कि 0 या 1 की फॉर्म में होंगे। यदि उच्च संकेत प्राप्त होता है तो 1 से रिप्रेजेंटेशन होगा, और निम्न संकेत प्राप्त होता है तो 0 से रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, A को 0 पे रखोगे। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो Y है ना, अभी हमने समझा कि A और B तो इनपुट हैं यहाँ लगे हुए, लेकिन Y कहाँ लगा हुआ है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Y आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वो आउटपुट कौन सा, वो आउटपुट इस बल्ब के एक सिरे के टर्मिनल के मान को बताएगा। दोबारा सुन लो, बल्ब का जलना या न जलना वो ये Y रिजल्ट नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि बल्ब जला तो Y का मान 1 और नहीं जला तो Y का मान 0, जैसा कि हमने प्रायोगिक सत्यापन में देखा था। वो मेथड तो प्रायोगिक सत्यापन में काम आता है। यहाँ क्या होगा, यहाँ जो OR गेट की आप प्राप्ति कर रहे हो वहाँ पे ये जो Y होगा वो इस बल्ब के या इस लोड प्रतिरोध RL के एक टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा। टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा मतलब कि टर्मिनल का मान या तो Y 1 होना है या 0 होना है, उसके मान को ये Y बताने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि Y यहाँ पे अब बल्ब के जलने या न जलने पे नहीं है, अब ये इसके एक टर्मिनल को डिफाइन करने वाला है। तो Y का मान निकलेगा कैसे, उसकी अपने बात करेंगे। सबसे पहले आप A को 0 पे रखो और B को भी 0 पे रखो। A को 0 पे रखने का मतलब और B को 0 पे रखने का मतलब ये हो गया कि आप के पास दो बैटरी होंगी, एक तो यहाँ लगानी है और एक यहाँ लगानी है, और देखेंगे कि बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, और उसके आधार पे ये टर्मिनल है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा, ये उच्च विभव पे जाएगा या निम्न विभव पे जाएगा। तो A को और B को 0 0 पे रखोगे तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इनको जोड़ना है। हमने देखा है, थोड़ी देर पहले समझा है कि 0 का मतलब होता है बैटरी के लिए नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये अपने पास एक बैटरी है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे ये एक और बैटरी है, इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया, और इस बैटरी का जो आगे वाला भाग है ना वो ग्राउंडेड है। इस प्रकार से ये भी आगे वाला भाग ग्राउंडेड है। तो ये जो ग्राउंडेड का आपस में कनेक्शन होता है, फिर ये कनेक्शन इस प्रकार से यहाँ संयोजित होता है, यानी कि ये एक परिपथ तैयार होता है कुछ इस प्रकार से। इस ग्राउंडेड का संपर्क सीधा इन दोनों के ग्राउंडेड के साथ होता है। ओके, मतलब कि ये परिपथ है वो एक कंप्लीट परिपथ होगा अपने पास। अब देखते हैं करंट फ्लो होता है क्या, बल्ब जलता है क्या, और जलता है नहीं जलता है तो फिर उसके टर्मिनल किस प्रकार डिफाइन होंगे, Y का मान कैसे आने वाला है। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो डायोड D1 है वो कौन से बायस में है, पश्च बायस में, क्योंकि जो P टर्मिनल है वो नेगेटिव के साथ जुड़ा है। इसी प्रकार D2 डायोड भी पश्च बायस में है, क्यों, क्योंकि इसका भी P टर्मिनल है वो भी नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है। तो ये दोनों ही डायोड पश्च बायस में है, ये करंट को फ्लो नहीं होने देंगे, यानी कि परिपथ के अंदर धारा प्रवाह नहीं होगा। मतलब इस बल्ब को धारा प्रवाह नहीं, इस बल्ब को करंट नहीं मिलेगा, तो भाई ये बल्ब नहीं जलने वाला है, बल्ब नहीं जलने वाला है। अब बल्ब यदि नहीं जलेगा तो उसके पीछे की शर्त ये हो जाएगी कि बल्ब के दोनों टर्मिनल, एक टर्मिनल तो ये रहा और एक टर्मिनल ये रहा, यहाँ पे बल्ब के दोनों टर्मिनल एक समान विभव पर हैं।
तो यहाँ ये जो ग्राउंड वाला सिरा है, ग्राउंड की ओर का ग्राउंड है, वो अर्थ की बात व्यवहार करता है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो निम्न विभव पे होगा। ये फिक्स कर रखा है हमने कि बल्ब का एक सिरा पृथ्वी से संपर्कित है, यानी कि अर्थ से जुड़ा हुआ है, ये अर्थिंग का कार्य करने वाला है, और अर्थिंग का जो वायर होता है वो हमेशा निम्न विभव का होता है या माना जाता है, इसीलिए ये 0 पे फिक्स है। अब यदि ये बल्ब जलता है, ये बल्ब जलता है, तो इसका दूसरा टर्मिनल जो Y है वो कितने पे होना चाहिए? वो 1 पे होना चाहिए। और यदि बल्ब नहीं जलता है तो इसका Y टर्मिनल कितने पे होना चाहिए? उस केस में ये दोनों समान विभव पे होंगे। ये 0 पे फिक्स है तो ये भी कितने पे होगा? 0 पे होगा। मतलब ये बल्ब जलेगा, उस केस में ये 0 टर्मिनल पे है तो ये टर्मिनल बनेगा अपने पास 1 पे, और यदि बल्ब नहीं जलता है उस केस में ये 0 टर्मिनल पे है तो ये भी कितने पे आएगा? 0 पे आएगा। तो यहाँ पे Y के रिजल्ट क्या आते हैं, वो यहाँ पे ये आउटपुट अपने पास बनने वाले हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि D1 और D2 दोनों ही पश्च बायस में है, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा, बल्ब नहीं जलने वाला है। नहीं जलेगा तो उसके पीछे की शर्त क्या हो गई कि ये दोनों समान विभव पे हैं। ये 0 विभव पे है तो भाई ये Y कितने विभव पे होगा? Y भी यहाँ पे 0 विभव पे होगा, यानी कि Y का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। ये पहली पंक्ति है उसको अपने स्पष्ट कर दिया है। अब सेकंड में हम क्या करेंगे? A को 0 पे ही रखना है, ठीक है, ये सेम बना हुआ है। ये जो A था अपने पास उसको नेगेटिव से जोड़ रखा है। B को 1 पे रखना है। 1 पे रखने का मतलब ये हो गया कि B जो पॉइंट होगा उसको आप जोड़ोगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। किसके साथ जोड़ोगे? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो कैसे? कुछ ऐसे, और आगे ये भूसंपर्क है और सीधा कनेक्शन है यहाँ पे। अब क्या होगा? अब भाई D1 तो पश्च बायस में है, हमने हिलाया नहीं, पहले ही पश्च बायस में था, चेंज ही नहीं किया। D2 अगर बायस में आ गया क्योंकि P है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये आ गया अगर बायस में। अगर बायस में आते ही धारा प्रवाह प्लस से शुरू होता है तो ये धारा प्रवाह यहाँ से होते हुए और इधर को जाएगा और इस प्रकार से, और फिर ग्राउंड से होते हुए इस प्रकार एक चक्कर अपना पूरा करेगा। कुछ ऐसा सिस्टम चलने वाला है। ओके, यानी कि D2 के अंदर से करंट फ्लो होगा, बल्ब को करंट मिलेगा, वोल्टा ड्रॉप होगा तो बल्ब जलेगा। बल्ब यदि जलता है तो उसके पीछे की शर्त ये होती है कि उसका एक टर्मिनल निम्न विभव पे है तो दूसरा टर्मिनल निश्चित रूप से उच्च विभव पे होना चाहिए। यानी कि ये 0 पे है तो Y किस पे होना चाहिए? उच्च विभव पे, यानी कि 1 पे होना चाहिए। तो Y का मान यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से अगली कॉलम की मैं बात करूँ, अगली पंक्ति की बात करूँ तो B को 0 पे रखना है, यानी कि B वाले को नेगेटिव से जोड़ना है। लेकिन A वाले को कहाँ जोड़ना है? A वाले को पॉजिटिव पे जोड़ना है। ये हो गया जी। A को जोड़ दिया प्लस के साथ और B को जोड़ दिया माइनस के साथ। अब क्या होगा? अब D2 डायोड है वो कहाँ चला गया? D2 डायोड चला गया पश्च बायस में, क्योंकि P भाग है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। लेकिन D1 कहाँ चला गया? D1 चला गया अगर बायस में, क्योंकि इसका P भाग है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो अब जो करंट फ्लो होगा वो D1 से होगा, यानी कि करंट फ्लो प्लस से बाहर निकलेगा इस प्रकार से होते हुए बल्ब से जाते हुए, और इस प्रकार से ये इस शाखा के अंदर से करंट फ्लो होगा, यानी कि बल्ब को वापस से करंट मिलेगा, यानी कि बल्ब जलने वाला है। और जलने के पीछे की शर्त क्या होगी कि यदि एक पॉइंट निम्न विभव पे है तो दूसरा कहाँ होगा? उच्च विभव पे होगा, तभी तो बल्ब जलेगा। तो Y का मान हमें फिर से कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं चौथी कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि दोनों को ही प्लस पे रखना है। तो भाई करंट इसमें D1 भी अगर बायस में आएगा, D2 भी अगर बायस में आएगा। इस बार करंट है वो दोनों बैटरी के द्वारा होगा, इस प्रकार से करंट का फ्लो चलता जाएगा। कुछ ऐसा सिस्टम तैयार होगा तो बल्ब फिर से जलने वाला है। और जलने के पीछे की शर्त ये होगी कि ये हमने फिक्स कर रखा है 0 पे, तो ये किस पे रहने वाला है? 1 पे रहने वाला है। यानी कि अपने इनपुट दिए थे ट्रूथ टेबल के अनुसार, सत्यापन सारणी के अनुसार, और हमें रिजल्ट भी सत्यापन सारणी के अनुसार ही मिला है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो विद्युत परिपथ है वो सत्यापन सारणी को सत्यापित करता है, यानी कि ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है वो सर्किट OR गेट का सर्किट होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि OR गेट की प्राप्ति के लिए केवल और केवल हमें 2 डायोड की आवश्यकता पड़ती है। साथ में आप अपने कोई भी युक्ति है उसको लगा सकते हो, 2 डायोड के आधार पे ही आप OR गेट को प्राप्त कर सकते हो। तो ये रामायण थी OR गेट की। कल अपने बात करेंगे एंड गेट के लिए और नोट गेट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।